लेकिन जैसा कि आपने कहा कि करप्शन को लोग फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा करप्शन तो सरकारी डिपार्टमेंट में ही होता ये है। सरकारी में होता है, लेकिन लोग उस करप्शन को ही जो बढ़ावा देते वो लोग ही देते ना करप्शन को। अगर आप बढ़ावा नहीं दोगे तो करप्शन कैसे होगा? गवर्नमेंट महानगर पालिका में हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे सरकारी दफ्तर कोई भी हो, तो हर एक चमचा होता है जो लोग उसके पास जाते हैं। वो मतलब डायरेक्ट सरकारी, हाँ, डायरेक्ट नहीं जाते। आप डायरेक्ट जाओ, आप डायरेक्ट जाओ, आपका काम जरूर होगा। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं या फिर बड़े नेता होते हैं, उनके लिए कानून थोड़ा अलग होता है, और जो मीडियम फैमिली वाले या लोअर मीडियम फैमिली वाले होते हैं उनके लिए कानून थोड़ा सा अलग होता है। आप पर्सनली आ जा रहे हो। सर, एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? एंटीसिपेटरी बेल ऐसा होता है कि कानून में उसको कोई भी मुजरिम हो, उसको इतना राइट्स है कि वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। अगर उसने गुनाह नहीं किया है तो वो कानून से थोड़ा बच के डायरेक्ट कोर्ट के सामने खड़े हो, मतलब उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है तैयारी करने के लिए। और जो लड़कियां 5 साल 10 साल किसी के साथ रिलेशनशिप में रह लेती हैं, उसके नेम फेम को यूज कर लेती हैं, पैसे को इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर रेप का केस कर देती हैं, इसके लिए कानून में क्या राइट्स हैं? फिर उसके बाद तो आदमी को जेल हो गई है। अभी आपने देखा है कि नहीं पता नहीं, अभी अपने यूपी के बहुत बड़े स्टार हैं, उत्तर कुमार है उनका नाम, और उनके साथ में जो उनकी को आर्टिस्ट थी वो 5 साल या 6 साल जो भी रिलेशनशिप में रही, उनका नेम फेम भी यूज किया, उन्होंने काम भी दिया। बाद में अभी 5 साल के बाद लड़की ने उनके ऊपर रेप का केस लगा दिया है कि मुझसे शादी का कमिटमेंट किया था इन्होंने, और अभी मना कर दिया है। तो अभी फिलहाल उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो गई है। अगर 5 साल अगर लड़की अगर किसी लड़के से रिलेशन में है और अचानक रेप केस लगाए, या तो फिर ऑफिसर मिला रहता है, गलत जो है केस बनता है। अगर लड़की उसके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप भी डाले तो उस पर एक्शन नहीं होता। ये अभी का कानून है, ये लेटेस्ट कानून। झूठे केस में लड़कों को फंसाया जाता था कि मेरे पर रेप कर दिया, तो अब वो केसेस में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। और मैं तो ये कहूँगा जो फंसे हुए हैं, जो लोग आज भी फंसे हुए, उनका केस रीओपन किया जाए, और जो उन्होंने फंसाया है उनके ऊपर लीगली जो कानून एक्शन लेती वो एक्शन ऑपोजिट पे लिया जाए। सो आजकल वकीलों की जो फीस है वो इतनी महंगी हो गई है कि लोग इतने घबराते हैं कि अगर सिर्फ एडवाइस लेने भी जाएंगे तो भी कहीं ऐसा ना हो कि मोटी फीस देनी पड़ जाए। ऐसा नहीं है। जैसे मेरे सीनियर है जैनिश मिश्रा जी है, और काफी लोग है, अरविंद जी है, इन लोगों मेरे सीनियर है। जबकि लेकिन अगर मैं बोलता हूँ तो ये लोग भी विदाउट फीस लोगों की हेल्प करते हैं। बाकी लोगों के बारे में मैं नहीं बोल सकता। पता नहीं सर, क्योंकि हमारा ऐसे लोगों से कभी पाला नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ तो ये बोला जाता है कि काले कोट वाले से बच के रहना चाहिए। वो सर्दियार स्कूल है, वहाँ उसको कोऑपरेट किया है बनाने में। 1 से 10 तक वहाँ पढ़ाई होती है। अगर बच्चे गरीब है, अगर मुझे बोले क्या भाई ऐसी बात है सर, ऐसी बात है, तो वहाँ पे उनका फ्री एडमिशन होता है। सर्दियार स्कूल। और ये कहाँ पर है? ये लोकेशन गेट नंबर 8 में है। हेलो, नमस्ते, राम राम जी। मैं इशिका चौधरी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चौधरी पर। दोस्तों, आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो ना सिर्फ एक एडवोकेट हैं, बल्कि एडवोकेट होने के साथ साथ वो मल्टी टैलेंटेड भी हैं। अगर मैं उनके बारे में बताऊंगी तो शायद बताने से कुछ छूट जाए या रह जाए, तो मैं सीधा आपको अपने मेहमान के पास लेके चलती हूँ ताकि वो अपने बारे में आपको डिटेल में बता पाए। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस कृपा है। थैंक यू सो मच कि आप टाइम निकाल कर यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग शुरू से शुरू करेंगे। पहले आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, एक्चुअली मेरा नाम अल्ताफ शेख है, और महाराष्ट्र शासन में मैं डिप्यूटी कमिश्नर हूँ उद्योग ऊर्जा कामगार विभाग में। और शुरुआत से अगर मैं शुरू करना चाहूँ तो बहुत कुछ है। जैसे कि मम्मी पापा से स्टार्ट करते हैं। तो काफी गरीब थे, पापा स्ट्रगल करते थे, और हम लोग बहुत छोटे थे, सिस्टर नहीं थी उस वक्त, मैं था, अकेला था। तो झोपड़पट्टी थी। मम्मी के जो घर वाले वो लोग उनको हटा दिए घर से। अच्छा। और पापा के जो घर वाले थे उनको हटा दिए। तो काफी मम्मी पापा ने स्ट्रगल किए। मुझे आज मतलब जो पोजीशन पे आज हूँ ये मम्मी पापा की देन है।
ओके। सो जैसे आपने कहा कि आपका जो चाइल्डहुड है वो बहुत स्ट्रगल भरा रहा, तो वहां से और यहाँ तक पहुंचने का सफर मतलब आपने कैसे तय किया? पेरेंट्स का कितना सपोर्ट था? इस लेवल पे, इस मुकाम पे आप कैसे पहुंचे? क्योंकि जहां जैसा आपने अपना चाइल्डहुड बताया है, मतलब ऑफ कैमरा भी आपने मुझे बताया था, तो वहां से और यहाँ तक बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर इंसान नहीं कर सकता। तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आई और किसने आपको इतना सपोर्ट किया? देखिए, जब भी पापा का स्ट्रगल करते थे उस वक्त हम लोग काफ़ी गरीब थे। पढ़ाई लिखाई के लिए उस वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी पापा मेहनत करते थे और हमें पढ़ाते थे। उस वक्त पढ़ाई लिखाई करते वक्त धीरे धीरे पापा का स्ट्रगल जो है आगे बढ़ता गया, तो धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ते गए। स्कूल, कॉलेजेस, अच्छे फ्रेंड सर्कल्स सब ओके। मिलता गया, तो आज ये पोजीशन पे हम बैठे जो आपके सामने हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि आप आज जो भी हैं उसमें पूरा पूरा पेरेंट्स का हाथ है। पेरेंट्स का हक है। ओके। क्योंकि आप सबसे पहले एडवोकेट ही बने थे, तो हम सबसे पहले जो सवाल करेंगे वो कानून से रिलेटेड ही आपसे करेंगे। तो अल्ताफ जी ये बताइए कि हमारे हिंदुस्तान की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इतनी धीमी क्यों है? लोगों को इतनी देर से न्याय क्यों मिलता है? देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि कानून तो देखिए गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है, सबके लिए, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो सिस्टम में दी गई है हम उस चीज को फॉलो नहीं करते। अभी बहुत सी जगह किधर करप्शन होता है तो लोग ज्यादातर करप्शन को फॉलो करते हैं। राइट। जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसको हम नहीं देखते, जिस तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए उस तरीके से हम नहीं करते, तो इस वजह से शायद लेट होता है। ओके। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि करप्शन को लोग फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा करप्शन तो सरकारी डिपार्टमेंट में ही होता है। सरकारी में होता है, लेकिन लोग उस करप्शन को ही जो बढ़ावा देते वो लोग ही देते ना करप्शन को। अगर आप बढ़ावा नहीं दोगे तो करप्शन कैसे होगा? ओके। क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि कानून कानून होता है, बड़े लोग भी होते हैं, छोटे लोग भी होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं या फिर बड़े नेता होते हैं उनके लिए कानून थोड़ा अलग होता है, और जो मीडियम फैमिली वाले या लोअर मीडियम फैमिली वाले होते हैं उनके लिए कानून थोड़ा सा अलग होता है। आप पर्सनली आ जा रहे हो। नहीं, एक्चुअली कैसा है, कानून तो देखिए जो संविधान दिया हुआ है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का है, वो एक्चुअली देखिए कानून जो है सबके लिए एक है। राइट। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे एक्टर हो, या गरीब हो या कॉमन पीपल हो। गरीब यानी एकदम गरीब जो लाचार होते हैं, और कॉमन पीपल यानी एक मिडिल क्लास जो होते हैं, जो हर चीज मैनेज थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन कैसा होता है कि जो देश का जो संविधान है उनका लिखा हुआ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, वो सबके लिए। उसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई कानून का रखवाला नहीं, कोई मिडिल क्लास नहीं, कोई कॉमन पीपल नहीं, कोई गरीब नहीं। ओके। तो वो सबके लिए परफेक्ट होता है। अच्छा। और मेरा जहाँ तक के मानना है ऐसा कि अगर सही तरीके से चले तो कानून भी सही तरीके से चलेगा, क्योंकि हम ही करप्शन से लेके संविधान का गलत फायदा उठाते तो लोगों पे वो असर गलत होता है। सर जैसा कि अभी आपने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है क्राइम सेम है, लेकिन अगर वो क्राइम किसी बड़े इंसान ने किया है, नॉर्मल इंसान ने किया है, तो नॉर्मल इंसान को बेल इजीली मिल जाती है। वहीं पे एट द सेम टाइम जो कॉमन इंसान है या मीडियम लोअर मीडियम फैमिली से लोग आते हैं उनको इतना इजीली बेल नहीं मिल पाती है, जमानत नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं कानून का कुछ जो रूल्स होते हैं, किसी को थोड़े बहुत चार्जेस में लीव कर देते हैं, कुछ लोगों को बड़े चार्जेस होते हैं जो नहीं भर पाते, और जो चीज उन लोगों को फॉलो करना चाहिए वो तो लोग करते नहीं है। लोग आजकल आप सुने होंगे हर जगह एक चमचागिरी चलती है। राइट। हर किसी के पास में एक चमचा होता जरूर है। आप देखे होंगे हर जगह, चाहे वो गवर्नमेंट महानगर पालिका में हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे सरकारी दफ्तर कोई भी हो, तो हर एक चमचा होता है जो लोग उसके पास जाते हैं। वो मतलब डायरेक्ट सरकारी, हाँ, डायरेक्ट नहीं जाते। आप डायरेक्ट जाओ, आप डायरेक्ट जाओ, आपका काम जरूर होगा। ओके। तो मीडिएटर के जाल से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा लोगों को, जाहिर सी बात है। कि ना हम उसको ट्रेंड बोल सकते हैं, या फिर सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। आजकल एक चीज बहुत चल रही है कि लड़कियां 5 साल 10 साल किसी के साथ रिलेशनशिप में रह लेती हैं, उसके नेम फेम को यूज कर लेती हैं, पैसे को इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर रेप का केस कर देती हैं।
इसके लिए कानून में क्या राइट्स हैं? फिर उसके बाद तो आदमी को जेल हो गई है। अभी आपने देखा है कि नहीं पता नहीं, अभी अपने यूपी के बहुत बड़े स्टार हैं, उत्तर कुमार है उनका नाम, और उनके साथ में जो उनकी को आर्टिस्ट थी वो 5 साल या 6 साल जो भी रिलेशनशिप में रही, उनका नेम फेम भी यूज किया, उन्होंने काम भी दिया। बाद में अभी 5 साल के बाद लड़की ने उनके ऊपर रेप का केस लगा दिया है कि मुझसे शादी का कमिटमेंट किया था इन्होंने और अभी मना कर दिया है। तो अभी फिलहाल उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो गई है। तो ऐसे में लड़की सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, लेकिन जो मेल है उसको सजा हो ही जाती है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत तो कम से कम हो ही जाती है। इसमें क्या करना चाहिए? मतलब कानून अगर इस तरीके से अगर लड़के ने वाकई में रेप किया है तो उस लड़की का मेडिकल होता है, लड़के का मेडिकल होता है, और अगर किया है तो आप देख सकते हो कि मेडिकल में आ ही जाएगा। तो जेन्युइन टॉपिक है क्या, सर, लेकिन 5 साल 10 साल और अगर नहीं आपकी बात पे आ रहा हूँ, और अगर रेप नहीं किया तो मेडिकल में नहीं आएगा जब तक उसको मैजिस्ट्रेट सजा नहीं दे सकता। हाँ, इंक्वायरी होगी, चाहे वो 15 डे हो 25 डेज हो, उसमें इंक्वायरी में वो रहेगा, लेकिन एक बार मेडिकल सर्टिफिकेट प्रूफ हो गया तो उसे सजा नहीं होगी। और बाकी जो आपने अभी कहा 5 साल 10 साल जो रिलेशनशिप म्यूचुअल दोनों का होता है कि मतलब तो अभी पहले जिस तरीके से था वो आपने बराबर कहा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अभी जो गवर्नमेंट ने अभी न्यू लेटेस्ट जनरेशन के लिए जो स्टार्ट किया है कि अगर सपोज शादीशुदा भी है तो लड़की उसके साथ रह सकती है। उसके लिए अभी कोई अगर लड़की अगर 2 साल बाद 5 साल बाद आके रेप केस भी करेगी तो कोई कानून में नहीं है उसे सजा देना। ये अभी लॉन्च हुआ है नया कानून। आपने भी देखा होगा अपनी इंडस्ट्री में मीटू का केस, जो उसमें लड़कियां निकल के आ रही थी कि 5 साल पहले हमारे साथ छेड़छाड़ की, 10 साल पहले रेप किया। बराबर है आपकी तो बात। इसमें आपको नहीं लगता कि सुधार होना चाहिए इस तरह से? गवर्नमेंट ने काफी सुधार किया वो चीज में। गवर्नमेंट ने अलाउड दिया, अगर तुम मैरिड हो या रिलेशन खत्म हो, तुम जाके अगर कंप्लेंट करते हो, रिलेशनशिप होने के बाद भी अगर तुम कंप्लेंट करते हो, लेकिन लड़के के पास में प्रूफ होना चाहिए वो चीज का कि तुम रिलेशन में थे। तो मतलब आपसी सहमति से रिलेशनशिप में थे, इस चीज का प्रूफ होना चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसा जरूरी नहीं है कि हम रिलेशनशिप जो ओवर होता है उसी का प्रूफ दे। फोटोग्राफ्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, बहुत सी चीजें होती है जो हम बता सकते हैं। अगर 5 साल अगर लड़की अगर किसी लड़के से रिलेशन में है और अचानक रेप केस लगाए, या तो फिर ऑफिसर मिला रहता है, गलत जो है केस बनता है। ऐसा कानून में नहीं होना चाहिए, इसके लिए आना चाहिए अभी कानून। और अभी तो फिलहाल जो कानून में लेटेस्ट जो सुधार हुआ है और बहुत से कानून में जो अभी लड़का लड़की का जो रिलेशन है वो दूसरे से भी रिलेशन रख सकती, मैरिड नहीं कर सकती, रिलेशन के बाद सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। अगर आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, कोई भी इंडिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर मैरिड पर्सन भी है या लेडीज भी मैरिड है तो वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकते, रिलेशनशिप लेकिन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। फिर बाद में अगर जाके वो केस करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये लेटेस्ट अभी का आया काम। सर, जैसे आपने बार बार बोला कि लेटेस्ट अभी सुधार हुआ या कुछ एड ऑन हुआ है, लेटेस्ट हुआ है, बराबर। तो सर वो मतलब एक्यूरेट अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वो एग्जैक्टली क्या एड ऑन हुआ है, क्या सुधार हुआ है उसमें? सर, अगर मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बात करूं, सपोज एक लड़की है और एक लड़का है, 5 साल से रिलेशनशिप में है, आपसी सहमति से हैं, दोनों मैच्योर हैं, लेकिन उसके बाद में अगर लड़की ने उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगा दिया है, तब अब क्या सुधार हुए हैं सर? उसमें क्या एड ऑन हुआ है नया? आपका कानून क्या कहता है? अभी जो सुधार हुआ, अगर रिलेशनशिप में दोनों है, आपसी सहमति से, मेरी सहमति से अगर रिलेशनशिप में दोनों है तो जाहिर सी बात है सर, अगर कानून के हिसाब से हो जाए तो कानून उनको मैरिड का परमिशन देगा कि आप मैरिड कर सकते हो, क्योंकि बालिग है दोनों। करेक्ट, बराबर। और अगर नहीं, अगर लड़की उसके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप भी डाले तो उस पर एक्शन नहीं होता। ये अभी का कानून है, ये लेटेस्ट कानून। ये आपको 2025 का 2024 का कानून है। अच्छा, अभी का जो आप उठा के आप स्टडी करोगे तो ये 2024 का कानून है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक जो झूठे केस में लड़कों को फंसाया जाता था कि मेरे पर रेप कर दिया, तो अब वो केसेस में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। और मैं तो ये कहूंगा जो फंसे हुए है, जो लोग आज भी फंसे हुए, उनका केस रीओपन किया जाए और
जो उन्होंने फंसाया है उनके ऊपर लीगली जो कानून एक्शन लेती वो एक्शन ऑपोजिट पे लिया जाए। हाँ, ये तो सर जैसे अभी आपने कहा कि ओपोजिशन पे एक्शन लिया जाए, लड़कियों के लिए कुछ है कि अगर लड़की ने झूठे केस फंसाए तब उस केस में लड़की के लिए क्या प्रावधान है, उसको सजा होगी, क्या होगा? नहीं, ऑब्वियसली उसको भी अगर झूठे केस से चीटिंग का उसके ऊपर केस होगा। अच्छा, ऑब्वियसली चीटिंग किया उसने, सरकार को घुमाया है, सरकारी ऑफिसर को उसने खरीदा है या घुमाया है या लीगल प्रोसीजर में उसने अपनी गलत तरीके से झूठ बोला है, एक सही व्यक्ति को उसने गलत साबित किया, तो ये उसको सजा मिलना ही है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि अभी कानून मेल और फीमेल के लिए बराबर है। बराबर है। सो आजकल वकीलों की जो फीस है वो इतनी महंगी हो गई है कि लोग इतने घबराते हैं कि अगर सिर्फ एडवाइस लेने भी जाएंगे तो भी कहीं ऐसा ना हो कि मोटी फीस देनी पड़ जाए। ऐसा नहीं है। तो ये इसके पीछे का रीजन क्या है? ये एक्चुअली ऐसा नहीं है जो आप बोल रहे हो ना, ऐसा नहीं है। ये बहुत से लोग कैसा है, कोई एडवोकेट जो होते हैं वो गलत का ही साथ देते हैं, लेकिन आज भी बॉम्बे हो ये हिंदुस्तान का कोई भी एरिया हो, वहां पे जो एडवोकेट है लीगली तरीके से जो फीस लगता है वो लेते हैं, और बहुत से लोग तो लेते भी नहीं है, सपोर्ट करते। अभी आप मेरे पास अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आओगे तो मैं आपको सपोर्ट ही करूंगा। और मेरे जो फील्ड में है, जैसे मेरे सीनियर है जैनिश मिश्रा जी है और काफी लोग है, अरविंद जी है, इन लोगों मेरे सीनियर है जबकि, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ तो ये लोग भी विदाउट फीस लोगों की हेल्प करते हैं। बाकी लोगों के बारे में मैं नहीं बोल सकता। पता नहीं सर, क्योंकि हमारा ऐसे लोगों से कभी पाला नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ तो ये बोला जाता है कि काले कोट वाले से बच के रहना चाहिए। ऐसा गलत है। जितनी दूरी आप बना सकते हो उतनी बना के रखनी चाहिए। ऐसा इंसान तो इंसान होता है, उससे कोट से वर्दी से क्या लेना देना। क्योंकि सर आजकल फीस इतनी महंगी हो गई है ना कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप क्रिमिनल लॉयर हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि आपके क्लाइंट ने वो क्राइम किया है फिर भी आपने उसको बचाने की कोशिश की हो? देखिए, पहले तो ऐसा कोई केस आता नहीं जल्दी, लेकिन फिर भी आ जाए तो मैं ही नहीं, कोई भी एडवोकेट हो, उनका ये रूल्स है कि अगर क्लाइंट अगर मेरा है, गरीब है या क्रिमिनल जो भी है, और सामने वाला उसको फंसाने की कोशिश करता है, तो मेरा काम है उसे बचाना। ओके। कोई भी एडवोकेट हो उसका काम है उसे बचाना। मतलब बंदे ने चाहे क्राइम किया हो नहीं किया हो, लेकिन अगर वो आपका क्लाइंट है, क्राइम अगर किया है तो सॉल्यूशन उसका भी होता है। अगर क्राइम किया है भाई, एक काम कर, क्योंकि मैजिस्ट्रेट तो जेसी जेल कस्टडी दे देगा, पीसी दे देगा पुलिस कस्टडी, उसमें उसका महीना भर ऐसी निकल जाता है इंक्वायरी, वहां पता चल जाता है इसको कौन सा सेक्शन लगा है, इसको जेल कस्टडी दिया है, पुलिस कस्टडी दिया है, वो हिसाब से एडवोकेट अपना काम करता है। अब उसको तो किसी भी हालत में अपने क्लाइंट को लाना है। करेक्ट। इतने दिन तो वो रह के अपनी गलती सुधारे, महीना भर इसी में हो गया, लेकिन उसको तो लाना ही है क्लाइंट को, तो इस वजह से वो अपने क्लाइंट के हिसाब से चलता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं जो आपने कहा क्या गरीबों के लिए अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं सर। एक्चुअली ये ऐसा मुझे नहीं लगता। मैंने काफी मतलब गूगल किया, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आते भी हैं क्योंकि हमने पहले भी एक एडवोकेट सर के साथ में किया था, तो लोगों की ऐसी क्वेरीज होती हैं। तो ये बहुत सारे मिले जुले लोगों के मत हैं, ये अकेले मेरे नहीं है। एनीवेज, कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान इनोसेंट है, नॉट गिल्टी बोलते हैं अगर आपकी भाषा में, लेकिन उसके बाद भी उसको सजा हो गई है, ऐसा होता है क्या? होता है, बिल्कुल होता है, और आज होता ही है। आज का जो वक्त चल रहा है इसमें होता ही है। नॉट गिल्टी के बाद भी आज की तारीख में सेंट्रल जेलों में काफी लोग हैं जो अंदर परेशान है, उनकी फैमिली बाहर परेशान है, लेकिन उनको स्टेप नहीं मिल पाता है कि वो कैसे लोग बाहर आए। कुछ एनजीओ है जो जेल में जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उनके पर्सनली एडवोकेट्स अलग होते हैं, लेकिन लोग ये चीज फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से वो अंदर रहते हैं। सर उस टाइम पे जब इंसान ने क्राइम भी नहीं किया लेकिन वो फिर भी सजा काट रहा है, तो उसकी मेंटेलिटी क्या होती है उस टाइम पे? मेंटेलिटी यही होता है कि इंसान, देखिए अभी जो गवर्नमेंट के रूल्स है, लोग कितने लोगों को है जो ये मालूमात नहीं होती। गवर्नमेंट ने हर चीज का कायदा दिया है, जो बेगुनाह लोग अंदर है सेंट्रल जेल में, मतलब सरकार ऑलरेडी उन लोग को फेवर करती है, लेकिन लोग उसका बेनिफिट नहीं लेते। लोग कैसा है कि अभी अभी मैंने आपसे कहा था, जो बीच में जो चमचा होता है लोग उसको फॉलो करते, डायरेक्ट
फॉलो नहीं करते। बहुत से एनजीओ है जो आज भी सेंट्रल जेल में जाते हैं, वहाँ जो कैदी है उनकी फाइल देखते हैं, स्टडी करते हैं, अपने लॉयर एडवोकेट वगैरह को जज के सामने फाइल प्रेजेंट करने के बाद वो खुद लेकर आते हैं। ओके। बहुत से लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो सर आपसे बेहतर ये कोई नहीं बता पाएगा, ऐसी कौन सी बेसिक चीजें या बेसिक कानून या धाराएं हैं जो आम जनता को पता होनी चाहिए कि उनका राइट है, ताकि उनके साथ ठगी ना हो पाए, और जैसा कि आपने कहा कि चमचे मीडिएटर होते हैं, वो उनको डरा ना सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी बेसिक चीजें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए? अभी तो ऐसी कोई चीज मतलब कानून के इसमें नहीं है कि जो लोगों को जो धाराएं होती उससे बचाया जाए। लेकिन धाराएं के लिए कैसा होता है, कोई एडवोकेट अपना पर्सनली एक एडवोकेट हो या कोई पॉलिटिशियन हो जो हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, XYZ जो भी हो, अगर तुम्हारा रिलेशन अच्छा है किधर तो तुम बच सकते हो। बाकी अगर तुम सोचोगे कि मैं क्राइम करके बच जाऊं तो पुलिस किसी को नहीं छोड़ेगी, संविधान किसी को नहीं छोड़ता, कानून किसी को नहीं छोड़ता, उसको जाना ही है। 150 नंबर जरूर आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप क्राइम सोचोगे आज मैंने क्राइम किया और 1 साल मैं गाँव जाके रहूं, 1 साल बाद आओ मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको वहां से भी आना है, राइट, पुलिस वाले लेकर आ जाएंगे आप। सर एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? एंटीसिपेटरी बेल ऐसा होता है कि कानून में उसको कोई भी मुजरिम हो उसको इतना राइट्स है कि वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। अगर उसने गुनाह नहीं किया है तो वो कानून से थोड़ा बच के डायरेक्ट कोर्ट के सामने खड़े हो मतलब उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है। हाँ, तैयारी करने के लिए और जो ड्यूटी ऑफिसर रहता है उसको भी उस वक्त कोर्ट में आना होता है। अच्छा, दैट मीन्स कि अगर किसी को पता है कि उसकी गिरफ्तारी होने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उस गिरफ्तारी से बचने के लिए गिरफ्तारी से पहले भी पुलिस स्टेशन उनको एक नोटिस देते हैं। अच्छा। नोटिस देने के बाद में उनको बुलाया जाता है, स्टेटमेंट होता है, उसके बाद अगर गिरफ्तारी करना हो पॉसिबल उसके केस में तो गिरफ्तारी होगी, नहीं तो गिरफ्तारी नहीं होगी। और अच्छा। अगर क्लाइंट अगर बाहर है, किधर आउट ऑफ है या किधर, तो उसको एंटीसिपेटरी बेल लेना मेरे हिसाब से। अच्छा, ओके। और ये जो एंटीसिपेटरी बेल में जो हमें टाइम मिलता है तैयारी करने का, सर ये कितना टाइम मिलता है? 15 दिन 20 दिन क्या? ये हमें मिल जाता है, काम के ऊपर है, क्लाइंट के ऊपर है, धाराओं के ऊपर है, केस के ऊपर है, क्या ऑफिसर कौन सा केस रजिस्टर्ड किया है, क्लाइंट के ऊपर कौन सा केस रजिस्टर्ड हुआ, मतलब कितना सीरियस है। ओके, मैटर सही। कोई भी केस होता है तो उस पे इतनी लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं, बार बार उसको डेट्स मिलती रहती हैं। इसका रीजन क्या होता है कि छोटे से छोटे केस में भी आपको तारीख पे तारीख वो मिलती रहती है? एक्चुअली कैसा है, केस के ऊपर डिपेंड होता है, और जब तक कोर्ट में चार्जशीट नहीं होती है तो कोर्ट में आप देखते हो कितने लोग हैं जो लाइन में रहते हैं। हर पुलिस स्टेशन से वहाँ पे आरोपी आते हैं, पुलिस स्टेशन से हर एक ड्यूटी ऑफिसर रहता है। कभी ऐसा होता है कि कोई VIP पर्सन का केस है, सपोज कोई सेलिब्रिटी है या कोई राजनेता है, उनका केस में मीडिया प्रेशर की वजह से डिसीजन थोड़ा जल्दी लेना पड़ता है, ऐसा होता है कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं, मीडिया प्रेशर या सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कानून देखिए सबके लिए बराबर है। जो संविधान में लिखा है वो तो दंड तो देना ही है, अगर आरोपी है तो उसको दंड मिलना ही है, अगर निर्दोष है तो उसे जामीन पे छोड़ना है। नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे किसी सेलिब्रिटी का या किसी राजनेता का केस होता है तो आप देखते हैं कोर्ट के बाहर कितना मीडिया ट्रायल होता है, न्यूज चैनल्स में चलता है, तो क्या उसका प्रेशर कोर्ट के अंदर भी होता है कि इस केस को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाए या जजमेंट पास कर दिया जाए? जो कानून के हक में लिखा है उसी का फैसला होता है, मीडिया के थ्रू नहीं होता है। कानून अलग है, मीडिया का अलग है। जो संविधान में लिखा है, जो केस बना है वो तो देखना ही है। ओके, मतलब कितना भी न्यूज चैनल में चले, प्रेशर चैनल का है, ठीक है, प्रेशराइज आता है पब्लिक को, जो पब्लिक प्रेशराइज करती है, उस वजह से कभी कभार कोई केस में ऐसा होता है कि हमें ये केस जल्दी खत्म करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के बीच में हो, जनता उसके खड़ी है उनके पीछे, तो उस वजह से वो केस जल्दी डिसॉल्व होता है। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं आता है, लेकिन वो कैसा मीडिया के थ्रू हो या पब्लिक, अगर पब्लिक इकट्ठा होती है तो उसे तो हैंडल करना ही है, जितनी जल्दी डिसॉल्व होगा उतना अच्छा है। राइट। जो लोग लॉ करना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? और सबसे पहले ये बताइए कि हमारे हिंदुस्तान में एडवोकेट का भविष्य, फ्यूचर कैसा है? देखिए, मेरे हिसाब से एडवोकेट कानून का एक बहुत अच्छा सिपाही होता है।
जो लोगों को अच्छी राह पे लेके जाता है, जो गलत हो या अच्छा हो उसे सही चीज दिखाता है। और आज जो बनना चाहते हैं एडवोकेट, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसे अगर सही तरीके से अगर प्रोफेशन को अपने अंदर उतारा जाए तो ये बेस्ट प्रोफेशन है। ओके। तो जो लोग इसमें पढ़ाई करना चाहते हैं, फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे करना उसके लिए देखिए, अभी अगर सामने वाले के ऊपर डिपेंड है, और गवर्नमेंट के बहुत से एनजीओ जो लोगों को सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई के लिए सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोगों को सपोर्ट करती है। और आए दिन आज आप देखते होंगे लोगों को पढ़ाई के लिए जो इनकम आती है, तो वो लोगों गवर्नमेंट ने इशू किया है। अगर आप उससे सहमत है तो आप कर सकते हो। ओके। तो सर, ये बात हुई अभी एडवोकेट की, अब बात करते हैं आपके दूसरे प्रोफेशन की, कि आप वकालत से इस प्रोफेशन में कैसे गए? ये एक्चुअली बचपन से मुझे राजनीति में बहुत शौक था। अच्छा। पॉलिटिक्स, ओके। पॉलिटिशियन जिसे, मुझे बहुत शौक था। लेकिन उस वक्त एज भी नहीं थी, उम्र भी नहीं थी, और कोई गाइडेंस भी नहीं था। तो मेरी एज बहुत कम थी उस वक्त, कुछ 19 होगी। अच्छा। तो मुंबई के जो अध्यक्ष थे, हाँ। उनकी फर्स्ट एक वक्त मैंने, मतलब मैराथन जिसे कहते हैं, राइट। बॉम्बे में था, ओबराय होटल के सामने। काफी कांग्रेस के लीडर्स वगैरह सब उसमें थे, मेरे फ्रेंड सर्कल भी थे, काफी लोग यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, उत्तर मुंबई के अध्यक्ष थे। वहां पर ऐसा था कि मुझे मुंबई का वाइस प्रेसिडेंट बनाने वाले थे, लेकिन नहीं हो पाया। तो मुझे उत्तर मुंबई जिला राजेंद्र सिरसाट जो हमारे अध्यक्ष थे उनके साथ भेजा गया। और उस मैराथन में ऐसा हो गया था कि पुलिस का लाठीचार्ज, मतलब पब्लिक बहुत कांग्रेस की आ गई थी, बहुत लाठीचार्ज हो गया था। तो मुझे भी 2 डंडा पड़ गया था पीछे पीठ पे। तो उस वक्त आया था फिर घर पे, फिर मेरे को सेकेंड डे में मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। मेरे फ्रेंड ने मुझे अपॉइंटमेंट किया था उत्तर मुंबई जिला का वाइस प्रेसिडेंट। तो उस वक्त से मुझे शौक बहुत अच्छा हो गया था, मेरा बेस बन गया था। शोलापुर में पानी का जो मसला था वहां मैंने सॉल्व किया। वहां से आने के बाद काफी मालोनी मलाड में भी तकलीफ था, वहां पे भी प्रॉब्लम सॉल्व किया। और कुछ टाइम पहले का जो अगर आप देखा जाएगा, यहाँ के कॉर्पोरेटर्स उस वक्त नगर सेवक थे, जो उनसे मैंने रोड बनवा के दिया है। यहाँ पे एक सरजेपी स्कूल है, सरजियार स्कूल, वो सरजियार स्कूल है, वहाँ उसको कॉपरेट किया है बनाने में। 1 से 10 तक वहाँ पढ़ाई होती है। अगर बच्चे गरीब है, अगर मुझे बोले क्या भाई ऐसी बात है सर, ऐसी बात है, तो वहाँ पे उनका फ्री एडमिशन होता है। ओके। सरजियार स्कूल। और ये कहाँ पर है? ये लोकेशन गेट नंबर 8 में है। अच्छा। तो वहाँ के स्कूल का कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो मैं हैंडल करता हूँ वहाँ का। ठीक है। वहाँ का रोड का, वहाँ पे रोड नहीं था, कच्चा था पूरा। मतलब लोग मंदिर जाना हो, मस्जिद जाना हो, किधर है कुछ भी, कोई अगर किसी का डेड हो जाए, एम्बुलेंस आना हो, फायर ब्रिगेड आना हो, तो बहुत प्रॉब्लम थी। तो उस वक्त मैंने यहाँ के एमएलए जो पीयू मेहता जी थे, वहाँ नारियल उद्घाटन करवाया था। वहाँ का रोड बनवाया था। वहाँ की अभी हाल ही में वहाँ पे पूरा गटर का काम करवाया है, और ऊपर का जो स्ट्रीट लाइट होता है वो लगाया। उसके बाद में अभी तो फिर और भी कॉर्पोरेटर्स आ गए, आमदार आ गए, चेंज हो गए, तो वो अपना करते रहते। राइट। तो सर, जैसे आपने बोला कि जो मजदूर होते हैं जिनको पेमेंट नहीं मिलती है, जिनका हक्का खा लिया जाता है, काम ज्यादा करा लिया जाता है, तो ऐसे लोग अगर आपको कांटेक्ट करना चाहें, आपसे बात करना चाहें, तो वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? आप मुझे बिल्कुल, मेरे और भी लोग हैं, मेरे सेक्रेटरी है बॉम्बे में, आप मुझे बाकायदा लेटर में दे सकते हो, राइटिंग में, डिप्यूटी कमिश्नर उद्योग ऊर्जा कामगार विभाग, मेरे पास लेटर फॉरवर्ड हो जाता है वो चीज। और अगर फ्रेंड सर्कल्स के थ्रू है, अगर आप किसी के थ्रू आते हो, तब भी मैं आपके लिए खड़े रहूंगा। ओके। अगर आपका कोई ऑफिस का एड्रेस नंबर डिस्क्रिप्शन में हम डाल सकते हैं तो फिर वो ज्यादा इजी हो जाता है। विजिटिंग कार्ड पे आपको एड्रेस मिलेगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर, वो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। सो एक सवाल है कि अपने इंडिया में, जिसे आप क्योंकि आप इस प्रोफेशन में हैं, एडवोकेट हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा केसेस अपने इंडिया में कौन से हैं? देखिए, अभी ज्यादातर जिस तरीके से इंडिया, जो भारत देश है हमारा, ये मोहब्बत का देश है। राइट। मोहब्बत, एकता, कंट्रोवर्सी, सबको लेके चलने का।
लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अभी ऐसे हो गए जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लोगों को लड़वा रहे, गलत स्टेटमेंट दे रहे। आज भी अभी आप हाल ही में देख रहे हो कि किस तरीके से वो ट्रेंड्स में चल रहा है, आई लव मोहम्मद का। अच्छा, देख रहे हो कि वो भी ओके, तो उसमें भी हिंदू लोग काफी सपोर्ट किए मुसलमानों को। आई लव मोहम्मद जिस तरीके से अपना कानपुर में जो हंगामा हुआ था, हाँ, उस तरीके से अभी पूरे देश में हो गया। अच्छा, हाँ, 25 लोगों को वहां अरेस्ट किया था, लेकिन उनको छोड़ना कुछ बैनर के ऊपर हो गया ना, हाँ, बैनर लगाए थे तो बोले बैनर निकालना। लेकिन आज जो लोगों ने वो बैनर के लिए केस किया और जो लोगों को अरेस्ट किया था, अभी वहीं के लोग काफी हिंदू मुस्लिम सब एकता होके वो चीज आज पूरे इंडिया में घूम। ओके, तो ये और अच्छी, आज हर जगह, क्योंकि ये देश अपना जो है एकता का है, बिल्कुल इसमें अनेकता में हाँ, एकता, हाँ, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई बिल्कुल सब है। बिल्कुल कुछ लोग है जो अंदर के है, जो जिसे कहते हैं वो भक्त, कुछ कहते हैं अंधभक्त, चाहे वो मुस्लिम समाज में हो, चाहे कैथलिक समाज में हो, चाहे हिंदू समाज में हो। इन लोगों का जो लोग सुनते हैं ना, ऐसे लोगों को तो पहले ही मारना चाहिए। अच्छा, आप ये मानते हैं कि हिंदू के अलावा अंधभक्त दूसरे धर्म और मजहब में भी होते हैं, क्योंकि ये वर्ड सिर्फ हिंदुओं के लिए ही यूज किया जाता है? अंधभक्त हर इसमें है। अगर आप उन लोगों का सुनोगे ना तो आपस में बैर तो होना ही है। आज जो आई लव जो मोहम्मद, देखिए अभी आप महाराष्ट्र देख लो, साउथ कंट्री देखो, कानपुर जिधर ये मचमच हुआ था जो पूरा ये, तो उधर भी आज हिंदू सब साथ में ही खड़े, मुसलमानों के साथ में ही है ना। बिल्कुल, क्योंकि एट द एंड सबको पता चल जाता है कि ये सिर्फ या तो राजनीति हो रही है या फिर, इसलिए मैं खाली यही मैसेज देना चाहूंगा सबको कि जो अंधभक्त है उनसे दूर रहो। आप जो एकता है, हाँ, जो एकता है उसे हिंदुस्तान यानी भारत का नाम ही है एकता, मोहब्बत फैलाने वाला देश ही। बिल्कुल, भारत का मतलब ही ये है कि यहाँ पे अलग अलग धर्म मजहब के लोग एक साथ प्यार से रहते हैं, अनेकता में एकता है यहाँ पर। बिल्कुल। और लोगों को अपना खुद का भी दिमाग यूज करना चाहिए, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और आपने इतना समय दिया अपना। लास्टली मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि हमारा जो यूथ है या फिर जो आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते परेशान लोग हैं, उनको आप एक मैसेज अगर देना चाहें तो क्या देंगे? देखिए, यूथ जैसा अभी आपने कहा, यूथ में लेडीज भी है, जेंट्स भी है, तो मैं यही कहूंगा आज तो बराबरी में है सब। करेक्ट, लेडीज भी और जेंट्स भी सब बराबरी में है। लेकिन जिस तरीके से जो जनरेशन जो फास्ट चल रहा है, जिसे कह रहे हैं आज की तारीख में 5G क्या 6G जनरेशन, उस वक्त 3G 4G चलता था आपके हमारे वक्त में, तो आज तो डायरेक्ट एकदम फास्ट है। तो वो ज्यादा फास्ट ना जाए, स्लो जाए, अपने भविष्य पे, अपने पेरेंट्स, अपने करियर, अपने फैमिली पे ध्यान दे और सबको एक साथ लेके चले। ओके, और जो ये हिंदुस्तान में जो गलत अफवाह या किसी पॉलिटिशियन के थ्रू कुछ चल रहा है, इनसे दूर रहे। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी अच्छे से सारी चीजें बताई, और मैं आपके ऑफिस का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो ताकि जो लोग मजबूर हैं, आपसे मदद चाहते हैं, लीगल भी मदद चाहते हैं और जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं उस तरह से भी मदद चाहते हैं, दोनों तरह के लोग आपको कॉन्टेक्ट कर सकें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको रिस्पॉन्स देंगे और सबकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस तरीके से आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो अगर मैंने कुछ आपसे ज्यादा पूछ लिया है या तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने जो भी पूछा, जो मुझसे गलती हो गई मैं सॉरी बोलता हूँ। नहीं। और एक बार फिर से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप परेशान हैं, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूंगी फिर से वही 2 लाइनें कि अगर कर्मों पर है विश्वास तो सफल होंगे तेरे सभी प्रयास। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम जी।